एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ, अरे आपका फोन आया था, उसमें मैं वॉशरूम में था, मैंने कहा अभी। हेलो। हेलो। हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा ना। अब देखो, फीचर्स ऑफ अना डेटाबेस ऐसा क्या है कि हम इस पे फोकस कर रहे हैं। फोकस इस बात को लेके कर रहे हैं कि हमें ये बोला गया है, वी हैव टू लिवरेज द डेटाबेस कैपेबिलिटी। वी हैव टू leverage the database capability. In order to leverage the database capability, we have to understand the what kind of features it is carrying. ये किस तरह के फीचर्स को कैरी कर रहा है, हमें इसको लिवरेज क्यों करना है। तो इसको समझने के लिए दो पॉइंट दिए गए हैं। एक है हार्डवेयर इनोवेशन और एक है सॉफ्टवेयर इनोवेशन। ठीक है, हार्डवेयर इनोवेशन, सॉफ्टवेयर इनोवेशन। हार्डवेयर इनोवेशन पहले आप नॉर्मल सोचो, उसके बाद इसको हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे। पहले हार्डवेयर इनोवेशन। हार्डवेयर इनोवेशन क्या है, यूजुअल क्या होता है, यूजुअल प्रोसेस में क्या होता है। यूजुअल प्रोसेस में ये रहा आपका सीपीयू। ये रहा आपका सीपीयू। सीपीयू इज यूज फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, और ये रहा आपका सीपीयू पे जो रहता है रैम। सॉरी, ये सीपीयू रहा और सीपीयू पे ये रहा रैम। रैम जानते होगे आप ना। ये रैम, सीपीयू और सीपीयू पे ये रैम। ठीक है, और ये रहा, रैम को प्राइमरी बोलते होंगे ना, प्राइमरी मेमोरी आपको पता होगा। ये रहा हार्ड डिस्क। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है, अगर कोई डेटा हार्ड डिस्क में है, यूजुअल पहले की प्रोसेस, कोई डेटा हार्ड डिस्क में है तो वो रैम में उठ के आएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। रैम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। और सीपीयू यहां से रिफर करके उसको क्या करता है। क्लियर। देखो, यही तो प्रोसेस होता है। जब आपने कोई चीज को डिमांड किया, हो सकता है वो डेटा रैम में हो, ज्यादा ऐसा, वो डेटा आपका हार्ड डिस्क में है, तो वो हार्ड डिस्क उठ के कहाँ पे आएगा, रैम में। और जब रैम में आएगा तो सीपीयू उसको डेटा रिफर करता है रैम से। क्लियर। यस और सर। तब उसको प्रोसेस करता है। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे किया क्या गया है चेंज में, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये थी कि भाई आपका डेटा हमेशा हार्ड डिस्क पे रहेगा। क्लियर, क्योंकि रैम साइज कम होता था, राइट। लेकिन अब हार्डवेयर इनोवेशन में रैम साइज को बढ़ा दिया गया है। जब रैम साइज को बढ़ा दिया गया है तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, जैसे क्या है, रैम साइज बढ़ाने से क्या हो जाएगा, अगर आपने रैम साइज बढ़ा दिया है तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा क्या होगा,
इज मोर ऑन रैम। पहले क्या था, 90% रैम में रहता था, 95% हार्ड डिस्क में, 5% रैम में। ठीक है, अभी रैम साइज इतना ज्यादा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रैम में मिलने की ज्यादा है। तो ये जो ट्रेवल्स टाइम है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, ये जो ट्रेवल्स टाइम है, ये जो आपका ट्रेवल्स टाइम जिसको बोलते हैं, ये हार्ड डिस्क टू रैम, ये वाला हार्ड डिस्क से रैम का ट्रेवल्स टाइम, ये आपका रिड्यूस कर जाता है, राइट। हार्ड डिस्क से रैम का टाइम रिड्यूस कर जाएगा। देखो, जब डेटा की अवेलेबिलिटी यहीं पे मिलेगी, एक होगा इन, जब हार्ड डिस्क में रहेगा, हार्ड डिस्क से कहां जाएगा, देखो, अगर मान लेते हैं डेटा कहां मिला, हार्ड डिस्क में, अरे हाँ, ये रहा, अगर डेटा कहां मिला, हार्ड डिस्क में, ये क्या हुआ, ओ सॉरी, देखो, अगर डेटा एचडीडी में है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एचडीडी से कहां आएगा, रैम, और रैम के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग, ये हो जाएगा। अगर डेटा रैम में मिल गया तो क्या होगा, बराबर है। तो अब जब रैम साइज ज्यादा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू गेट द डेटा इज इन रैम। पहले 95% आपको हार्ड डिस्क में था, 5% रैम में था। अभी मोर देन 60-70% आपको रैम में मिलेगा, 30-40% आपको कहां मिलेगा, हार्ड डिस्क में। तो आपका टाइम क्या लगेगा, कम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि ये टाइम बच गया ना आपका, देखो ये वाला टाइम, ये टाइम बच गया ना, देखो तो ये टाइम बच गया ना। यस सर। तो इसी को क्या बोलते हैं, इन मेमोरी कंसेप्ट, इसे क्या बोलते हैं, इन मेमोरी कंसेप्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, नो तो सर। इसीलिए आपका प्रोसेसिंग को हम लोग कहां भेज रहे हैं, डेटाबेस एंड पे, जहां पे प्रोसेसिंग की स्पीड, डेटा अवेलेबिलिटी और प्रोसेसिंग। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, मल्टी कोर सीपीयू है। मल्टी कोर सीपीयू का मतलब क्या होता है, मल्टी कोर सीपीयू का मतलब क्या है, इस पे मल्टीपल कोर्स है, हर एक प्रोसेसिंग यूनिट है, अपना अपना काम करती है। जैसे अगर आप कोई एक टास्क कर रहे हो जिसको टास्क बोलोगे, और ये टास्क को हम टी बोलते हैं, टास्क आपने सीपीयू को भेजा, और सीपीयू क्या करेगा, इस टास्क को सब टास्क में ब्रेक कर देगा, सब टास्क में ब्रेक कर देगा। T1, T2, T3, T1, T2, T3, ठीक है। T1, T2, T3 आपको सब टास्क में ब्रेक कर देगा। जब सब टास्क में ब्रेक कर देगा तो T1 विल बी एलोकेटेड टू द कोर
T2 will be allocated to the second core and T3 will be allocated to the third core. अब ये सब अपना अपना टास्क करेंगे, फिर इसको एग्रीगेट कर देगा और आपको रिजल्ट दे देगा। मतलब मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। देखो पैरेलल प्रोसेसिंग है ना, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। यहां तक समझ में आया? अब एक चीज और देखो, जैसे मैं बोलूं आपसे यार आप लोग को काम जरा फास्ट करो, जैसे आपको कोई बोले यार काम फास्ट करो, तो आप क्या करोगे बताओ? आप अपने तरीके से सोचो, आपको कोई बोल रहा है यार काम फास्ट करो, आप क्या करोगे? एक तरीका होता है क्लॉक पर साइकिल, मतलब आप अपनी स्पीड को तेज कर दोगे। जैसे आपसे बोले यार हैंड राइटिंग लिखना है, आप थोड़ा तेज लिखना शुरू कर दोगे, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, कि अब इससे तेज नहीं लिख सकते आप। क्लियर? यस सर। जैसे बोल दूं कि यार यहां से वहां तक एक खड्डा खड्डा खोदना है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा तेजी तेजी काम करोगे, तेज से काम करोगे, लेकिन इसकी एक लिमिट है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास? इंक्रीज द रिसोर्सेस, जो क्या देता है आपको? सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन परफॉर्मेंस। क्लॉक पर साइकिल आपको एक माइन्यूट सा डिफरेंस देगा, लेकिन इंक्रीज द रिसोर्सेस आपको एक अच्छा खासा वो देगा, क्या बोलते हैं उसको, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन परफॉर्मेंस। अब देखो पहले नॉर्मल सीपीयू होता था, अब देखो यहां मल्टी कोर सीपीयू। ये सीपीयू कैसा है? मल्टी कोर सीपीयू, मतलब हर एक कोर पे मल्टीपल सीपीयू है, मल्टी कोर सीपीयू। तो ये क्या करेगा? रिसोर्सेज बढ़ा दिया। रिसोर्सेज बढ़ा दिया तो किसी काम को करने के पैरेलल प्रोसेस हो गई। अब देखो एक आदमी खड्डा खोद रहा है, अब 10 आदमी खड्डा खोद रहे हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। रिसोर्स बढ़ाओगे तो आपको परफॉर्मेंस में ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। ये दोनों समझ में आया? यस सर। जब आपको कोई बोले कि यार काम फास्ट करो, तो आपके पास दो ही तरीका है। एक तरीका है कि अपनी स्पीड को बढ़ा दो, दूसरा तरीका है यार स्पीड तो बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते। अब आपके पास दूसरा चांस है, रिसोर्सेज बढ़ा दो। रिसोर्सेज बढ़ाओगे तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको कलेक्ट कर लो, और कलेक्ट कर लो वही आपका क्या, एग्रीगेटेड वर्क आप दिखा दो। तो हार्डवेयर इनोवेशन में दो कंसेप्ट आता है। एक कंसेप्ट को बोलते हैं इन मेमोरी कंसेप्ट। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, हार्डवेयर में दो आता है, इन मेमोरी कंसेप्ट, ये समझ में आ गया। दूसरा आता है मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, एमपीपी बोलते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट है, आया समझ में? यस सर। तो हार्डवेयर में इन मेमोरी कंसेप्ट और मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, ये दोनों चीज क्लियर हुई तो बोलो। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर इनोवेशन। सॉफ्टवेयर इनोवेशन में पहले एक होता है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोर कैसे होता है? फिर डेटा स्टोर के लिए पहले एक टेबल बना लेते हैं, एम्प्लॉय मास्टर। तो आपके एसएपी जैसा एक टेबल बनाते हैं, मैंडेट, इंप आईडी,
एफ नेम, एल नेम, जेंडर और स्टेटस। चलो, ये रहा मैंडेट। ये एफ नेम, एल नेम, नहीं ये imp id, ये एफ नेम और ये एल नेम, ये जेंडर और ये स्टेटस। ये आपका टेबल है, एसएपी के टर्म्स में ये टेबल है। अब इसमें डेटा स्टोर करते हैं, सॉरी, अरे यार, मैंडेट, imp id, एफ नेम, एल नेम, जेंडर, स्टेटस। अब जस्ट मिनट, हाँ, एफ नेम में देखो, जैसे मान लेते हैं यहाँ 800, imp id में क्या आएगा 101, एफ नेम में अंश, एल नेम में बी, जेंडर एम, स्टेटस 1, 800, 108, अंश, टी, जेंडर एम, स्टेटस 0, 800, 109, जयेश, टी, एम 1, 800, 110, XYZ, P, F 1। ये कोई एंट्री है जिसको हम एम्प्लॉय मास्टर बोल रहे हैं, ये एम्प्लॉय मास्टर, ठीक है। डेटा स्टोरेज एसएपी में अब जब से हना आया है, दो तरीके का होता है, एक होता है रो स्टोरेज, एक होता है कॉलम स्टोरेज। बाय डिफॉल्ट रो स्टोरेज होता है। रो स्टोर में कैसे डेटा स्टोर होता है देखो, रो स्टोर में डेटा कैसे स्टोर होता था देखो, इसके बैकग्राउंड में, ये तो आपको टेबुलर दिख रहा है ना, इसके बैकग्राउंड में टेबल होती है। टेबल कैसे, बैकग्राउंड में फाइल होती है, फाइल कैसे डेटा स्टोर करती है 101। अब इम्प्लाई आईडी 10 कैरेक्टर का उतना छोड़ देगी। अंश, अंश के बाद बी, बी के बाद एम, एम के बाद 1, देखो पहला रिकॉर्ड स्टोर हो गया, ठीक है। 102, सॉरी 108, अंश, टी, एम 0, डॉट 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 कंटिन्यू। देखो आया समझ में? ये क्या है, ये इस डेटा स्टोर, बैकग्राउंड में डेटा ऐसे स्टोर होता है, इसको रो फैशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रो फैशन। क्लियर? मतलब
कल अगर मैं सिलेक्ट क्वेरी में इंप आईडी और एल नेम और स्टेटस डालता हूं, मुझे सिलेक्ट क्वेरी में 3 डेटा चाहिए, तो देखो ना चाहते हुए भी पूरी रो स्कैन हो रही है, देखो, राइट। जबकि मैं क्वेरी में कितने कॉलम की डिमांड कर रहा हूं, मैं क्वेरी में 3 कॉलम की डिमांड कर रहा हूं, इंप आईडी, एल नेम और स्टेटस। ठीक है, मैं क्वेरी में केवल 3 कॉलम की डिमांड कर रहा हूं, जबकि मेरी पूरी रो स्कैन होगी जब वो बैकग्राउंड में सर्च करेगा। क्लियर? अब लेकिन ये कैसे स्टोर करेगा, कॉलम फैशन में कैसे स्टोर होगा? देखो, कॉलम फैशन में अंश, अंश, जयेश, और इसका डेटा किससे पॉइंट हो रहा है? 101, 108, 109। अब देखो फर्स्ट नेम स्टोर हो गया, देखो फर्स्ट नेम स्टोर हो गया। अब आगे आते हैं, बी टी टी, नीचे क्या आएगा? 101, 108, 109। अब क्या आएगा? जय सब क्या आएगा? जेंडर, एम, एम, एम। यहां क्या आएगा? अब मैं आगे डॉट डॉट लिख दूं, समझ जाओगे आप? यस सर, अब देखो, जब मैं डिमांड करूंगा फर्स्ट नेम की, तो वो केवल इतना स्कैन करेगा। अब जब मैं डिमांड करूंगा एल नेम की, ये स्कैन होगा। जब मैं डिमांड करूंगा स्टेटस की, तो आगे वाला स्कैन। जो नहीं कर रहा हूं वो स्कैन भी नहीं हो रहा है। क्लियर? तो डिपेंड करता है आपने टेबल बनाई कैसे है। रो फैशन में बनाओगे, इंटरनल स्टोरेज ऐसे रहेगा। कॉलम फैशन में बनाओगे, इंटरनल स्टोरेज ऐसे रहेगा। ठीक है? जब डेटा साइज ज्यादा हो और ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शनल डेटा, इस वो किस किस में बनाना है? कॉलम फैशन में बनाना है। और मास्टर डेटा कैसे बनाना है? रो फैशन में बनाना है। क्लियर? आपके क्वेरी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्वेरी जैसे लिखते हो वैसे लिखी जाएगी, लेकिन इंटरनल मैकेनिज्म, इम्प्लिसिट बिहेवियर जो है वो चेंज हो जा रहा है। आप जब क्वेरी बोलोगे तो वो पूरा स्कैन मारेगा रो बेस में, कॉलम बेस में उतने को ही स्कैन मारेगा जितना कि आपने आपने दिया है कमांड में। तो डेटा सर्विस फास्ट करेगा। और कॉलम बेस में एक क्या होता है, एग्रीगेशन और डी एग्रीगेशन फास्ट होता है। एग्रीगेशन एंड, ये टॉपिक को जब आएगा, फास्ट होता है। एग्रीगेशन और डी एग्रीगेशन फास्ट, मतलब कैलकुलेशंस फास्ट होते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन और डी एग्रीगेशन ये दोनों फास्ट होते हैं। ये कैलकुलेशन बोल देता हूं। तो जहां भी कैलकुलेशन है वहां पे आपको कॉलम बेस ही प्रिफर करना है। क्लियर? यस सर, अंश, जयेश, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर, ठीक है, जहां भी आपको कैलकुलेशन है, जैसे ट्रांजैक्शनल डेटा बनाना है, तो कॉलम बेस। ठीक, कैलकुलेशंस है, कॉलम बेस। नॉर्मल है, जो है रो बेस। ठीक है, जहां पे डेटा ज्यादा चेंज नहीं होता वो कॉलम रो बेस बना दो, जहां फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है वहां कॉलम बेस बना दो। तो ये मैकेनिज्म है टू डिसाइड व्हेन टू टेक द रो बेस टेबल, व्हेन टू टेक द कॉलम बेस टेबल। ये आपके परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करके देगा इम्प्लिसिट, लेकिन आपको इसका नॉलेज होगा तब।
राइट? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा हार्डवेयर इनोवेशन और सॉफ्टवेयर इनोवेशन में पहला टॉपिक था, डेटा स्टोरेज या डेटा लेआउट। इसको डेटा लेआउट भी बोलते हैं ना, बहुत लोग डेटा लेआउट भी बोलते हैं कि डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है। डेटा मेमोरी में रो फैशन में जैसे स्टोर होता है, बाय डिफॉल्ट रो बेस ही होता है। कॉलम बेस बनाने का मतलब यू वांट टू implicit change their storage mechanism and still you want to do some significant performance by having the column base। ठीक है, ओके सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो ये आपको आज यहां तक रखते हैं। हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछे? ठीक है, तो यहां तक आपका रखते हैं। ओके। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, कल आगे बताते हैं। एक मोस्ट प्रॉब्ली 1 2 3 मैं शायद छुट्टी पे रहूं, इसलिए मैं कुछ चीजें कवर कर दे रहा हूं। जब ये एक्चुअली मैं सेटअप के बाद करता हूं, लेकिन अभी वो क्या है कि सेटअप के लिए तैयार नहीं है ही नहीं, तो ये सब पढ़ा दे रहा हूँ। सर फिर से उनको मिल जाए तो वो जो है। रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं कोई भी। हाँ नहीं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे। अच्छा, सर, आज ही आई थिंक वो ऑनलाइन आए थे, डबल टिक आई थी, वो जो अपन ने मैसेज डाले थे। लेकिन उनको फॉलो अप करते रहो। हाँ, हाँ। ओके सर। ठीक है, चलो फिर। ओके सर, थैंक यू। ओके।